जय हिंद साथियों। घटना चक्र पॉइंटर से अब तक हम लोग 6 सेशन देख चुके हैं। आज 7वां सेशन को देखेंगे। इसमें वैकल्पिक ऊर्जा के बारे में जानेंगे। वैकल्पिक ऊर्जा क्या है और कहाँ कहाँ पे कौन कौन से है, इसके बारे में देखते हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए इसको आगे बढ़ते हैं। तो सबके लिए सतत ऊर्जा दशक क्या है? सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल क्या है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की 2014 से 24 तक की क्या सबके लिए सतत ऊर्जा दशक क्या था? संयुक्त राष्ट्र की संघ की 2014 से 24 के लिए ये पहल था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रथम शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ था नई दिल्ली में। क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है एग्जाम्पल में थॉट देके कि बताइए सबके लिए सतत ऊर्जा दशक, सबके लिए कह रहा है, सतत ऊर्जा दशक का टाइमिंग क्या है और ये किनके द्वारा किया है? तो ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा किया गया है और 14 से 24 इसका टाइम पीरियड था। ओके, 100% ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश, 100% सौर ऊर्जा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश हो गया दीव। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अनदेखा या इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कभी कभी समाचारों में दिखाई पड़ने वाले घरेलू अंश आवश्यकता पद का संबंध जिससे है वह सौर शक्ति उत्पादन के विकास से है। घरेलू अंश आवश्यकता क्या है? सौर शक्ति उत्पादन विकास से है। आगे देखेंगे, शैवाल आधारित जैव ईंधन उत्पादन को स्थापित करने और इंजीनियरिंग करने हेतु निर्माण पूरा होने तक जरूरत होती है उच्च स्तरीय विशेषज्ञता प्रौद्योगिकी की। ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है। सौर पवन ज्वारीय पनबिजली, सौर पवन ज्वारीय पनबिजली ऊर्जा आदि प्राकृतिक संसाधन उदाहरण है नवीकरणीय ऊर्जा का। नवीकरणीय ऊर्जा किसका किसका है? सौर पवन ज्वारीय पनबिजली ऊर्जा किसका? नवीकरणीय ऊर्जा के। कभी न समाप्त होने वाली तथा प्रदूषण रहित ऊर्जा सौर ऊर्जा है। कभी भी समाप्त नहीं होने वाली और प्रदूषण रहित कौन सा? सौर ऊर्जा। वैकल्पिक ऊर्जा का सबसे बड़ा संग्रह सौर ऊर्जा को हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे, इसमें सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी प्राप्त होती है सूर्य से। बिल्कुल सही, सूर्य से। जैविक मात्रा में सर्वाधिक उपयोग की जाती है सौर ऊर्जा। सूर्य के प्रकाश को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टेइक तकनीक के द्वारा। पेट्रोलियम वन उत्पाद, नाभिकीय विखंडन तथा सौर सेल में सर्वोत्तम पर्यावरण अनुकूल है सौर। जीवाश्म ईंधन नहीं है, यूरेनियम जीवाश्म ईंधन नहीं है। पौधे के वे उत्पाद जो कि हजारों वर्षों से पृथ्वी के नीचे दबे पड़े तत्व थे या पौधे के वे जीवाश्म जिनके उपयोग हम ईंधन के रूप में करते हैं जिसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। नाभिकीय ऊर्जा उत्पादन हेतु कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त किया जाता है यूरेनियम। परमाणुओं के संयोजन तथा विखंडन की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न की जाती है नाभिकीय ऊर्जा। न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न किया जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के महत्व को देखते हुए भारत में वर्ष 2003 में गठन किया गया राष्ट्रीय हाइड्रोजन बोर्ड। वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन ही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने को मिला है कि भविष्य के ईंधन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन को। ऊर्जा संकट से तात्पर्य है कोयला तथा पेट्रोल जैसे जीवाश्म ईंधन के समाप्त होने का खतरा। कोयला, खनिज तेल, गैस, जल विद्युत तथा परमाणु ऊर्जा में से भारत में धारणीय विकास दृष्टि से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत है जल विद्युत। सौर शक्ति, जैव पूंजी शक्ति, लघु जल विद्युत शक्ति तथा अपशिष्ट से अर्जित ऊर्जा में से भारत में जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सर्वाधिक संख्या में संभावना वाला है सौर ऊर्जा। जैव ईंधन के संबंध में निम्न कथन का चयन करें तो जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है।
जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनाया जा सकता है। ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैव ईंधन के संबंध में कुछ बातें हैं, इसके बारे में है। तो जैव ईंधन क्या है? तो जैव ईंधन पारिस्थितिकी अनुकूल होता है, बिल्कुल सही। जैव ईंधन ऊर्जा संकट के समाधान में योगदान दे सकता है। जैव ईंधन मक्का से भी बनाया जाता है। बायोडीजल की फसल है जय फोटा, एग्जाम में कई बार देखने को मिला हुआ है। बायोडीजल की फसल है जय ट्रोफा। एथेनॉल का एक प्रसिद्ध अल्कोहल है। एथेनॉल एक प्रसिद्ध अल्कोहल है जिसे एथिल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसका प्रयोग होता है हरित ईंधन के रूप में। पाइन, करंज, फर्न से भी किण्वीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है। कौन कौन है? पाइन, करंज और फर्न से भी किण्वीकरण कर एथेनॉल प्राप्त किया जाता है हरित ईंधन स्रोत में। जिसकी खेती एथेनॉल के लिए किया जाता है मक्का, बिल्कुल सही। आगे देखेंगे जेट्रोफा, पैंगामिया और सूरजमुखी की खेती की जाती है बायोडीजल के लिए। किसके लिए की? बायोडीजल में जेट्रोफा, पैंगामिया, सूरजमुखी की खेती बायोडीजल के लिए होता है। नाभिकीय शक्ति परियोजना के अंतर्गत पर्यावरण प्रभाव जिनका अध्ययन किया जाता है, हल निकाला जाना है, वे क्या क्या है? तो क्या है? वायु, मृदा एवं जल, रेडियोधर्मी प्रदूषण, वन अपरोपण तथा पेड़ पौधे एवं जंतु समूह की क्षति, रेडियोधर्मी अपशिष्ट का निस्तारण। आगे देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर सौरमंडल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को प्रारंभ किया था 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में 2015 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का प्रारंभ। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित 121 देश का समूह है। कितने? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में 121 देशों का समूह है जो अपनी ऊर्जा आवश्यकता के लिए सूर्य द्वारा प्राप्त ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अनुसार। फरीदाबाद हरियाणा में ISA का सचिवालय है। कहाँ पे है? फरीदाबाद। ऊष्मा रासायनिक परिवर्तन द्वारा ठोस बायोमास का दहन योग्य गैस मिश्रण के रूपांतरण में बायोमास गैसीकरण। आगे देखेंगे जीव भार गैसीकरण को भारत में ऊर्जा संकट के धारणीय यानी सस्टेनेबल हलों में से एक समझा जाता है। इस संदर्भ में कथन सही क्या क्या है? नारियल आवरण, मूंगफली का छिलका और धान की भूसी का उपयोग जीव भार गैसीकरण के लिए किया जा सकता है। क्या है? नारियल आवरण, मूंगफली के छिलके तथा धान के भूसी द्वारा उत्पन्न गैस का उपयोग बिजली पैदा करने तथा जनरेटर से जुड़े उपयुक्त रूप से डिजाइन किया गया अंतर्दहन इंजन है। क्या है ये? डीजल की जगह, ये डीजल की जगह ले लिया। बायोमास के अप्रत्यक्ष रूप में पाई जाती है सौर ऊर्जा। फ्यूल सेल्स जिसमें हाइड्रोजन से समृद्ध ईंधन और ऑक्सीजन का उपयोग विद्युत पैदा करने के लिए होता है, किससे संबंधित है? तो यदि शुद्ध हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है तो फ्यूल सेल उप उत्पाद यानी कि बाई प्रोडक्ट के रूप में ऊष्मा एवं जल का उत्सर्जन करता है। फ्यूल सेल में एक रासायनिक अभिक्रिया के माध्यम से उत्पादन होता है, न दहन के माध्यम से। क्या है? ये विद्युत। फ्यूल सेल से विद्युत उत्पादित होता है दिष्ट धारा यानी कि DC के रूप में। कोयला आधारित तापीय बिजली घर अम्ल वर्षा में अंशदायी होता है। अगर कोयला आधारित तापीय बिजली घर है, क्या वो अम्ल वर्षा में अंशदायी होते हैं? कोयले के जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है। ये और दोनों सही है, स्पष्टीकरण नहीं करता है। इससे सही दोनों है लेकिन एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करता है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए उत्तरदायी क्या है? तो कोयले के सल्फर की उपस्थिति। आगे देखेंगे सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं
माइक्रोबियम फ्यूल सेल ऊर्जा का धारणीय स्रोत समझी जाती है, क्योंकि ये जीवित जीवों को उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त कर कुछ सबस्ट्रेटों से विद्युत उत्पादन कर सकती है। ये विधिक प्रकार के अजैव पदार्थ सबस्ट्रेटर के रूप में प्रयुक्त करती है। ये जल का शोधन और विद्युत उत्पादन करने के लिए अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र में स्थापित की जा सकती है। जैव परिवर्तन सबस्ट्रेट में उपलब्ध रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। सूक्ष्म जैविक ईंधन कोशिकाएं। भारत में संप्रति उपलब्ध प्रौद्योगिकी स्तर को देखते हुए सौर ऊर्जा का विद्युत सुविधा से उपयोग किया जा सकता है। आवासीय भवनों को गर्म पानी में पूर्ति करने के लिए, आवासीय भवनों को गर्म पानी की करने के लिए, लघु सिंचाई परियोजनाओं हेतु जल की पूर्ति के लिए करने के लिए, सड़क प्रकाशन व्यवस्था के लिए, ये सारे के सारे चीजें हैं देखने को मिलती है। भारत में जैविक डीजल उत्पादन के लिए जैट्रोफा कर्कास के अलावा पैगामिया पिनाटा को भी क्यों एक उत्तम विकल्प माना जाता है? क्योंकि भारत में अधिकांश शुष्क क्षेत्र में पैगामिया पिनाटा प्राकृतिक रूप से उगता है। पैगामिया पिनाटा के बीजों के लिपिड अंश बहुतायत में होता है, जिसमें से लगभग आधा ओलिक अम्ल होता है। भूतापीय ऊर्जा स्रोत नहीं पाए जाते हैं गंगा डेल्टा में। पृथ्वी की भूपटल में पाए जाने वाला उष्ण जल की प्राप्त होने वाली ऊर्जा जिसका उपयोग मानव अपने विभिन्न कार्यों के लिए करता है, भूतापीय ऊर्जा। भारत में भूतापीय ऊर्जा का स्रोत प्रमुख कहाँ है? तो हिमालय, खंबात बेसिन, सोनाटा, पश्चिमी घाट, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन। भूतापीय ऊर्जा हिमालय, खंबात, सोनाटा मतलब सोन, नर्मदा, तापी। सोनाटा का मतलब ही होता है सोन, नर्मदा, तापी, याद रखने का। तो हिमालय, खंबात के बेसिन, सोन, नर्मदा, तापी, पश्चिम घाट, गोदावरी बेसिन, महानदी बेसिन। ओके, सुमेलित करना है। खनिज क्या है? तो खनिज समाप्त होने योग्य है। सौर ऊर्जा असमाप्त है, कभी समाप्त नहीं हो सकता। बायोगैस, मेथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड। जैव मूल एस्फॉल्ट यानी कि बायो एस्फॉल्ट पर मूल सीमा शुल्क की पूरी छूट प्रदान की गई है। इस पदार्थ का महत्व क्या है? तो पारंपरिक एस्फॉल्ट के विपरीत बायो एस्फॉल्ट जीवाश्म ईंधनों पर आधारित नहीं होता। बायो एस्फॉल्ट जैव अपशिष्ट पदार्थों से निर्मित हो सकता है। बायो एस्फॉल्ट की सड़कों की ऊपरी सतह बिछाना पारिस्थितिकी के अनुकूल है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है, बायोस्फॉल्ट डामर का विकल्प है जिसका निर्माण नवीकरणीय स्रोतों के लिए किया जाता है, तो गैर पेट्रोलियम आधारित। ओके फ्रेंड्स, तो आज तक हम लोग 7th सेशन को देख लिए हैं। नेक्स्ट सेशन में देखेंगे प्रदूषण के बारे में। और प्लीज इससे आप लोग कमेंट, शेयर, लाइक जरूर करें और फीडबैक प्लीज जरूर दीजिए। मेरे को इसमें पढ़ाने में कुछ गलतियां हो रहा है जिसको मैं सुधार करूंगा जब तक आप लोग फीडबैक नहीं देंगे। दूसरी बात ये कि मैं अभी इसको स्टार्ट किया हूं, आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए, थैंक यू दोस्तों।